हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ईपीएफ एक्ट 1952 पढ़ने वाले हैं, जिसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 कहते हैं। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो मेक श्योर आप उनको फटाफट 2-3 बार, जितनी बार हो सके, रिवाइज़ कीजिए। आप डेली रिवाइज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम तक रिवाइज़ करते रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स बना रखे हैं और सारी चीज़ें कवर करा रखी है, जिससे कि आप जब चाहो तब, जैसे कि खाना खा रहे हो तब, या कहीं बैठे हो तब, ट्रैवल कर रहे हो कहीं, फटाफट आप उनको देख लो। ठीक है, तो 5 लेक्चर डाल दिए। ये हमारा 6th लेक्चर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ईपीएफ एक्ट 1952, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की ईपीएफओ की, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और गारंटीड 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को तो कम से कम 20-30-50 बार रिवाइज कर लें। जो नोट्स दूंगा उनको रोज़ पढ़े लगभग, तो ये दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या है, ये एआई से ये उसमें मैंने कमांड डाली और उसने एआई ने मुझे पीपीटीज बना के दिया, क्योंकि थोड़ा लंबा एक्ट है और उसमें मैं कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। इसलिए मैंने इसको टाइप करवा के एआई से पीपीटी बनवा के बनाया, और मैंने काफ़ी बार इसको चेक किया है कि कुछ गलत तो नहीं किया, तो ये पूरा सही है। तो और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने ईपीएफओ में काम किया, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं लेक्चर के एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देख लें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं लेक्चर के बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम ये ईपीएफ एक्ट 1952 स्टार्ट करते हैं। तो ये ईयर से पता है, 90 एनेक्टेड इन 1952। तो जो इसका जो प्राइमरी गोल था, जब ये एक्ट बना था, तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए बना था। इसका गोल ये था, जैसे कि पेंशन वगैरह, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए बना था। लेकिन फ़िलहाल के टाइम में काफ़ी डाइवर्स हो गया है, काफ़ी चीज़ों को कवर करता है। तो क्या क्या कवर करता है वो हम आगे देखेंगे सब कुछ। तो जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ईपीएफओ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आता है। ठीक है, तो अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ एक्ट देखते हैं हम, ये कहाँ कहाँ लगता है। तो मैंडेटरी, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे तो ये कोई भी फैक्ट्री जो शेड्यूल 1 में एंगेज्ड है, वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे तो ये मैंडेटरी लगता ही है। ठीक है, और कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़, यहाँ पे भी लगता है। वॉलेंट्री कवरेज की भाई, जहाँ 20 से कम है और वो लागू करना चाहे ईपीएफ एक्ट, तो वो कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन सैलरी में से और खुद मिला के, एम्प्लॉयर मिला के देना चाहे तो वो दे सकता है। वॉलेंट्री है जहाँ पे 20 से कम है। कुछ चीज़ों में एग्जाम्पशन भी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट विद ऑन पेंशन प्रोविडेंट स्कीम्स, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी ईपीएफओ से भी अच्छी बेनिफिट्स देते हैं, कम उनके बराबर या उनसे अच्छे दे तो ही वो, नहीं तो ईपीएफ मैंडेटरी हो जाता है। कहाँ कहाँ होता है, कितनी सैलरी होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो की बेनिफिट्स अंडर द ईपीएफ एक्ट। तो एम्प्लॉय किसको कहते हैं, जो सेक्शन 2F में दे रखा है, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल, सुपरवाइजरी, क्लैरिकल और टेक्निकल, कैसा भी वर्क हो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। देखो, जब हम ईपीएफओ में, हम जब जॉब करोगे, आप जॉब करोगे जब एज ए एओयू है, एपीएफ से सिलेक्ट हो जाओगे, तो जो एम्प्लॉय होता है उसको वहाँ पे मेंबर कहते हैं मेंबर। उसको, मज़दूर को जो भी होता है जिसका पीएफ कटता है, जिसकी हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको मेंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो वेजेस सीलिंग देखिए, 15,000 मंथ, अगर 15,000 तक की सैलरी है, उससे कम या 15,000 तक की सैलरी है, तो मैंडेटरी है, आपको ईपीएफ कटवाना ही पड़ेगा। और अगर 15,000 से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर अगर चाहता है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 15,000 से कम है तो वो फिर मैंडेटरी हो जाता है आपको ईपीएफ कटवाना। तो जो बेसिक वे, और ईपीएफ जो कटेगा वो क्या, 12% कटेगा सैलरी का, कहीं जगह 10% भी
कुछ में जो नोटिफाइड नहीं होती है, नोटिफाइड है उनमें 12% कटता है। एक 12% तो जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी से, और 12% ही एम्प्लॉयर खुद कंट्रीब्यूट करता है। वो आगे थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन किसका? बेसिक वेजेस का। बेसिक वेजेस में हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो HRA हो गया, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन, फूड कन्वेंस अलाउंस, इन चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये AI ने बस ये थोड़ा ही गलत पता नहीं क्या बना दिया था, अपने आप ही इसको हटाओ। ये देखो, तो स्कीम्स अंडर द EPF एक्ट 1952, इसमें हम 3 स्कीम्स को डिस्कस करते हैं। जो पहली है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम EPF 1952। इसमें क्या, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 12% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस DA प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस। इन ये चीज़ें नहीं है, ये अलाउंसेस नहीं। जो बेसिक वेजेस, DA, इसका 12% आउट ऑफ, और जो जो 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 8.33% तो EPS में जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम होती है। 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाएगा। और जो एम्प्लॉय का पूरा जो 12% है वो EPF में जाएगा। अब EPF और EPS क्या है, देखो, जैसे किसी ने 12% काटा, तो 12% ये एम्प्लॉयर का है। ये तो पूरा EPF, दो अकाउंट होते हैं, एक तो EPF अकाउंट होता है, एक EPS अकाउंट होता है। तो 12% है जो इसमें, तो जो एम्प्लॉई है उसका 12% पूरा इसमें जाएगा, प्लस जो 3.67% एम्प्लॉयर का है 12% पे से, वो EPF में जाएगा, और एम्प्लॉयर का 8.33% EPS में जाएगा। जो EPS होता है ये बेसिकली पेंशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा 0.5% EDLI में जाएगा। EDLI क्या है वो हम देखेंगे। 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में जाएगा, जैसे कि कोई ऑफिस है, EPF ऑफिस, तो उस वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो वो उसकी फ़ीस लेता है, तो ये उसका 0.5% होता है। जो भी 12% काटे हैं एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव, इसी से वहाँ के स्टाफ की सैलरी वगैरह बनती है। तो इंटरेस्ट रेट है जो EPFO डिक्लेयर करता है वो चेंज होती रहती है। 2023-24 में 8.25% थी। अब विड्रॉल भी कर सकता है, जैसे पहले EPF और EPS का जो कंट्रीब्यूशन आ गया, अब वो देखो, हम जब EPFO में आप जॉब करोगे तो सारी चीज़ें एक लेजर पे काम करेगी। जब आप अकाउंटिंग में लेजर पढ़ते हो इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि वो चीज़ें वहाँ काम आती है। एक लेजर होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेजेस लिखे होते हैं, यहाँ पे EPF का अमाउंट लिखा होता है, EPF का अमाउंट, EPS लिखा होता है, और मंथली कंट्रीब्यूशन काटा जाता है, वो यहाँ पे शो होता रहता है सब चीज़ें, और लास्ट में टोटल होता है। ऐसे लेजर बनता है। तो उसमें क्या है, जैसे 58 ईयर्स हो जाती है उसके बाद ये EPS का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होना बंद हो जाता है, और EPF का सिर्फ चालू रहता है। तो यहाँ पे जो पैसे जमा किए हैं EPF में वो मेंबर चाहे तो निकलवा सकता है। तो 58 ईयर्स रिटायरमेंट पे तो वो पेंशन के लिए हकदार हो जाता है। यहाँ से उसकी EPS से जो EPS में जो पैसा है उससे उसकी पेंशन बन जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जो इसको पार्शियल पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। पार्शियल विड्रॉल विड्रॉल पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों पे जो एम्प्लॉई है वो पैसे निकलवा सकता है अपने EPF अकाउंट से। जैसे कि मेरीज हो गई, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। जब वो क्लेम अप्लाई करता है, ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, वो ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करता है। जो हम स्पेसिफिक बात करते हैं फॉर्म 31 पार्शियल विड्रॉल के लिए काम आता है। ये मैं आपको लास्ट में बहुत सारे और भी फॉर्म है वो बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। उसमें हाउसिंग का, मेडिकल ट्रीटमेंट का, एजुकेशन का, और अनएम्प्लॉयमेंट 2 मंथ से ज़्यादा है तो उसके लिए वो पैसे निकलवा सकता है। तो ये सब चीज़ें थी कंट्रीब्यूशन के बारे में। अब दूसरी स्कीम जो EPS है, EPS हम जिसके ऊपर बात करें 1995 में, जो EPS स्कीम है, 3 स्कीम है जिसमें एक तो EPF हो गई, EPS हो गई, और एक EDLI हो गई। तो हम ये तीनों पढ़ रहे हैं। तो ऊपर मैंने बता दिया कि 8.33% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो EPS अकाउंट में जाता है। जैसे कि किसी की सैलरी 15,000 है तो उसका वो 12% डिडक्ट कर कंट्रीब्यूट करेगा। एक तो एम्प्लॉय करेगा और 12% ही एम्प्लॉयर करेगा। तो जो 12% है उसमें 8.33% EPS अकाउंट में जाएगा, जो कि 1250 रुपये पर मंथ होता है।
ये जो 1250 रुपये, और गवर्नमेंट 1.616% कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन अभी इसको प्रपोजल किया है कि भाई ये भी एम्प्लॉयर ही करेगा। अब देखिए जो ईपीएस के हैं, जो बेनिफिट के हैं, सुपर एनुएशन, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था सुपर एनुएशन क्या होता है। पेंशन ऑन सुपर एनुएशन, जो सुपर एनुएशन की एज होती है ईपीएफ में वो 58 ईयर्स होती है। अर्ली पेंशन, वो पेंशन 50 ईयर्स में भी ले सकता है, लेकिन जो पेंशन के लिए जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए वो 10 ईयर्स की होनी चाहिए, पेंशन मिनिमम सर्विस। और इसमें जो पेंशन बनती है वो विडो को या विडोर को अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको मिलती है, चाइल्ड को मिलती है, और डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना होता है डिसेबिलिटी में का। तो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन, 2000, इसको हटाओ, इसको अभी ये नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए ईडीएलआई है। ईडीएलआई एक तरीके से इंश्योरेंस होता है, जिसका पूरा नाम ही एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। ईडीएलआई 1976 में आया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई मेंबर है, मैंने कहा कि जो वर्कर होता है उसको हम ईपीएफओ में मेंबर कहते हैं। कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ईडीएलआई मिलता है, ईडीएलआई मिलता है। तो जो ईडीएलआई वो एक तरह से इंश्योरेंस है। जो मैंने ऊपर बताया आपको कि 0.5% जो वेजेस है वो ईडीएलआई में कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉय नहीं करता है। एम्प्लॉयर करता है नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जो मिनिमम बेनिफिट है इसमें 2.5 लाख का होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि 12 मंथ्स की सर्विस होनी चाहिए उस मेंबर की, उस एम्प्लॉय की 12 मंथ की सर्विस होनी चाहिए। तो ये मिनिमम 2.5 लाख तक का उसका इंश्योरेंस बन जाता है, और मैक्सिमम 7 लाख तक की लिमिट है इसमें। तो तीनों स्कीम पढ़ ली हमने, ईपीएफ पढ़ ली, ईपीएस पढ़ ली, और ईडीएलआई पढ़ ली। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उनको देखते हैं। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ईपीएफ का ये बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो सेक्शन 5 में इसको मेंशन किया गया। तो ये क्या है, एक त्रिपक्षीय बॉडी है, ट्राइपार्टेट बॉडी है, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़ की तरफ से लोग, एम्प्लॉयज़ की तरफ से लोग होते हैं। जो इस सीबीटी का जो चेयरमैन होता है वो यूनियन लेबर मिनिस्टर होता है। और इस बोर्ड का क्या क्या काम होता है, जो ईपीएफ स्कीम से इनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, इनका जो कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं एम्प्लॉयर का। अब देखिए ये ईपीएफओ कह रहा है कि 8.25% हम आपको रिटर्न देंगे, एनुअल रिटर्न देंगे। तो भाई कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उनके पास ये पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो इनको इन्वेस्ट करते हैं, इस पैसे को सर्कुलेट करते हैं ताकि वो 8.25% से ज़्यादा निकाले, जिससे डिपार्टमेंट भी चलता रहे और मेंबर को भी उसका जो पैसा इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहे। तो जो ये बोर्ड है वो फंड्स को मैनेज करता है, इनका ये काम होता है। और जो ईपीएफओ की हेड होती है वो सीपीएफसी होती है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो जैसे आप मान लो एपीएफसी बन जाते हो, आपके ऊपर आरपीएफसी होता है, जो ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये इसके ऊपर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। फिर ये जो रीजनल ऑफिसेज में होता है और बाकी और जगह भी होते हैं, लेकिन मान लो मैं मेनली ऐसे बात कर रहा हूँ कि ये पूरा देश है, इसमें राज्य हैं, यहाँ पे ऑफिस है राज्य में अलग अलग। तो ये जो अलग अलग ऑफिस है रीजनल ऑफिस होते हैं। अब ये पूरा जोनल ऑफिस हो गया। अब जोनल ऑफिस का एसीसी होता है। अब ये पूरे इंडिया में जो ईपीएफओ जितने भी ऑफिस है इन सब का जो हेड है वो सीपीएफसी होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की हाई रैंक ऑफिसर होता है। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन सेक्शन 6 में 12% मैंने बता दिया, बहुत एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को करना पड़ता है। जैसे कि जो जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन वो 15,000 तक की सैलरी, एक 15,000 तक की सैलरी पे, और एक 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है। तो 15,000 या 15,000 से कम की सैलरी है उसमें तो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी। इसमें जो 15,000 से अगर ज़्यादा की सैलरी है तो एम्प्लॉयर चाहे तो वो उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनका ईपीएफ के लिए पैसा डिडक्ट कर सकता है विद कंसेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएन नंबर होता है। ये एक 12 डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है। अब देखिए कैसे काम करता है ये यूएन, क्या होता है, कोई पेज है क्या खाली,
एक सेकंड में इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे बताता हूँ यूएन के बारे में थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एक यूनिवर्सल एक अकाउंट नंबर होता है यूएन। जब आप ईपीएफओ में जॉब करोगे, अब मान लो आपके सामने किसी मेंबर का या जो मेंबर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ईपीएफओ में एम्प्लॉई होता है उसको मेंबर कहते हैं, किसी मेंबर का केस आया आपके पास, तो आप उसका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो 12 डिजिट्स का होता है। अब इस यूएन नंबर से अब जो मेंबर था उसने अलग अलग जगह काम किया होगा। मान लो वो गुजरात में काम कर रहा था, उसने पहले वडोदरा में काम किया, फिर सूरत में काम किया, फिर कहीं दूसरी जगह काम किया। तो वडोदरा का रीजनल ऑफिस अलग है, तो उसको एक अलग मेंबर आईडी मिली होगी। अब यूएन और मेंबर आईडी अलग अलग होती है। मेंबर आईडी जो किसी एस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी, वो एम्प्लॉय को एक मेंबर आईडी प्रोवाइड करता है। मेंबर आईडी प्रोवाइड करता है कि ये तुम्हारी पहचान है। इस मेंबर आईडी में उसके सारे नाम, पिता का नाम, डीओबी, उसके जो कंट्रीब्यूशन है, उसका लेजर सब होता है। तो ये जितने भी उसके मेंबर आईडी रहेंगे, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रहा है तो सबकी अलग अलग मेंबर आईडी रहेगी। तो ये सारी जो मेंबर आईडी है वो अब ऐसे तो गुम जाएगी, तो ये सब एक यूएन से कनेक्ट कर दी जाती है। इस यूएन को आप जैसे ही ईपीएफओ का जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, जो ऑफिसेज में खुलता है, जहाँ पे जिस पे पूरा काम होता है ईपीएफओ का, वहाँ पे डालोगे तो यूएन से जितनी भी मेंबर आईडी जुड़ी हुई है वो सब आ जाएगी। और जैसे कि ये एक मेंबर आईडी थी, इसमें इसका पूरा कंट्रीब्यूशन, उसका पूरा चिट्ठा इस मेंबर आईडी में रहेगा, और सारी मेंबर आईडी यूएन से रिलेट कनेक्ट रहेगी। जो यूएन है वो आधार से कनेक्ट रहता है, आधार से, पैन से, मोबाइल से कनेक्ट रहता है। और अभी रिसेंट में तो फेस ऑथेंटिकेशन भी कर दिया। अब ईपीएफओ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप पहले सारा काम मैनुअली होता था, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उनमें मैनुअली किया जाता था। अब सारा लगभग सारा काम सिस्टम पे होता है, ऑनलाइन होता है। तो जैसे कि पहले किसी का कोई ईपी पैसे निकलवाने आता था ऑफिस में, तो हम उसको चेक किया जाता था कि इसके जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है और ईपीएफओ के पास जो रिकॉर्ड है वो सेम है कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे कुछ उसका नाम था, यहाँ पे कुछ और था, ईपीएफओ में कुछ नाम, तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन जेडी बोलते हैं जिसको, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता था ऑफलाइन पहले, जिसमें कि भाई उसमें वो डिक्लेयर करता था कि ये गलत चीज़ें हैं, ये मेरी डिटेल्स इसमें ये गलत है, अब मुझे ये सही करवाना है। तो वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरता था, एम्प्लॉयर उस पर साइन करता था, और फिर उसके बाद ईपीएफ ऑफिस में वो अलग अलग होते थे कि जैसे किसी कोई एपीएफसी तक जाएगा, कोई आरपीएफसी तक जाएगा, कोई, तो ऐसे होता था। लेकिन ये चीज़ भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन का वो भी ऑनलाइन हो गया। जो मेंबर है वो खुद ही चेंज कर सकता है सब कुछ चीज़ें अपने फ़ोन से, इतना एडवांस हो गया। वो किसी को कुछ विड्रॉल, अब बैंक केवाईसी भी साथ में होने लग गई है कि बैंक ऐड कर दिया जाता है। तो पहले बैंक की पासबुक वगैरह देनी पड़ती थी, अब बैंक केवाईसी हो गई, जो अकाउंट मेंबर ने दिया है उसमें अकाउंट में डायरेक्ट उसके क्लेम से पैसे निकल जाता है, अगर वो ऑथेंटिक है, जो उसकी कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है तो। ठीक है, जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है, अब जो ईडीएलआई में नॉमिनेट, जैसे बेसिकली ये पेंशन और ईडीएलआई के काम आती है नॉमिनेशन, स्पेशली, वैसे और जगह काम आती है लेकिन स्पेशली इन चीज़ों में काम आती है। तो फॉर्म सेक्शन 6 में मैंडेटरी कर दिया है अब कि भाई जो मेंबर है उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कि वो जिसमें जिसको भी नॉमिनेशन किया वो पैसे उसको मिल जाएंगे। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ईडीएलआई का बेनिफिट किसको देना है वो वगैरह। जो टैक्स बेनिफिट्स है, जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, वो 80C इनकम टैक्स एक्ट में ये एग्जेम्प्ट है। और जो 2.5 लाख तक का ये इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है। 5 लाख का इफ़ नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के विदाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5 लाख है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अब पेनल्टीज़ की बात करते हैं। जब आप एओ बन जाते हो या ईओ बन जाते हो, एओ बनते हो तो आप थोड़े कुछ सालों बाद ईओ बनते हो। तो ये ईओ होता है ना, ये इंस्पेक्टर होता है भाई, इसका काम होता है इंस्पेक्शन का, और इसके पास काफ़ी पावर होती है। तो पूरी मेहनत से पढ़ाई, ध्यान से लेक्चर्स को देखो, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है ईओ की भी। और आप डायरेक्ट एपीएफसी बन जाती हो वो तो सोने पे सुहागा बात हो। इन लोगों के पास बहुत पावर होती है। इंस्पेक्टर जाएगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ वो
बोलेगा कि मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए, तो उसको वो देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी एचआर है वहाँ का, जो भी मैनेज कर रहा है, उसको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो उस पर पेनल्टीज़ भी लगा सकता है, उस पर इम्प्रीजनमेंट तक की एपीएफसी होते हैं, वो रिकवरी ऑफिसर भी होता है, इसको अरेस्ट करने तक की पावर होती है। ठीक है, तो बहुत पावरफुल पोस्ट है और साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी होती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, रिकवरी, डैमेज, अकाउंट्स वगैरह सब बहुत चीज़ें देख, तो काफ़ी पावरफुल साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब है, इसलिए पढ़ना भी उतना ही पड़ेगा और इतने ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इतनी ही बार रिविज़न करना पड़ेगा। तो पेनल्टीज़ और एग्जम्पशन की बात करते हैं। मान लो कोई पेमेंट ही नहीं करता है, कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर को मैंडेटरी 12% देना है, तो उसको देना पड़ेगा अगर नहीं दे रहा है। साथ में मैं एक चीज़ बता दूं, ये 12% और कई जगह पे 10% भी होता है, जैसे कि बीड़ी वगैरह, बीड़ी उद्योग, ये जूट उद्योग, इनमें हो गया, इनमें 10% भी होता है, और जो बेसिकली 12% होता है। तो अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेगी, डैमेजेस, भाई इतने की उसने डिफ़ॉल्ट किया, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं भरा तो इतना तो भरेगा, डैमेज देना पड़ेगा, साथ में इतना इंटरेस्ट भी, उसको कुछ इंटरेस्ट जो फिक्स होता है 4 से 12% तक का होता है जनरली, तो ये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसको हटा, क्रिमिनल पेनल्टीज़ नहीं भाई, इसको हटाओ। अगर वो नहीं करता तो इसमें 3 साल तक की इसको सज़ा हो सकती है, अप टू 3 ईयर्स तक की सज़ा, और 10,000 का फ़ाइन लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बहुत कॉन्टीन्यूस अगर ऐसे डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उस पर एडिशनल फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं। अब कुछ एग्जम्पशंस भी होते हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशन हैविंग देयर ऑन प्रोविडेंट पेंशन स्कीम्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट मे बी एग्जेम्प्टेड इफ़ बेनिफिट्स आर नॉट लेस फेवरेबल। मतलब इसका कि ईपीएफओ जो भी एम्प्लॉयज़ को, मेंबर्स को जो बेनिफिट दे रहा है, अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के पास उससे अच्छे बेनिफिट है देने के लिए और जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो वो ईपीएफओ उस एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईपीएफ एक्ट 1952। तो इसमें हमने सब कुछ चीज़ें कवर कर ली है, और मैंने आपको कहा था कुछ एडिशनल चीज़ें वो बताऊंगा, तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये आप देख लेना, ये तो हमने कवर कर ही लिए कि ये 65 होता, फिर 15,000 किया, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की थी 2014 में, 17 में 7 लाख 2.5 लाख से 6 लाख की थी, फिर 20 में 7 लाख कर दी थी, जो ईडीएलआई की बेनिफिट के मिनिमम बेनिफिट है। 2021 में कहा था कि भाई 15,000 से ज़्यादा अगर किसी की वेजेस है तो वो कंट्रीब्यूट हायर सैलरी पे भी कर सकता है विद कंसेंट जॉइंट ऑप्शंस। और ये वाला इसको तो हटाओ अभी। अब मैंने कहा था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ इसको मिटाओ। अब जैसे आप ईपीएफओ में जॉब करोगे तो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स चलते हैं, कि जैसे फॉर्म 31 हो गया, फॉर्म 31, तो मैं आपको बता रहा था पार्शियल विड्रॉल, ये इसमें काम आता है। जैसे सिकनेस हो गई, और मैरिज हो गई, एजुकेशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया 2 मंथ से ज़्यादा का, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम वहाँ पे लेजर चेक करते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर का, और वहाँ चेक करते हैं कि हाँ भाई इस मंथ में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आया हुआ है, मतलब ये अनएम्प्लॉयड रहा है, तो उस पे उसको अप्रूव कर दिया जाता है, और उसके जो पैसे हैं, जो भी वो डिमांड करता है, जो भी उसके पैसे बनते हैं एज़ पर प्रोविजंस, वो अलग अलग होते हैं, इतने परसेंट निकाल सकता है, तो ये उसके पैसे सीधे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। ये फॉर्म 31 था, पार्शियल विड्रॉ। एक फॉर्म 10C होता है, इसमें क्या होता है, जो विड्रॉल बेनिफिट होता है, विड्रॉल बेनिफिट होता है, इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक तो विड्रॉल होता है, विड्रॉल, और एक स्कीम सर्टिफिकेट होता है। तो जब फॉर्म 10C अप्लाई किया जाता है, जो उसका ईपीएस का अमाउंट है वो उस मेंबर को दे दिया जाता है, बशर्ते उसकी एज 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन प्रोविजंस को खैर इतना छोड़ो, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको एज नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि विड्रॉल
जो ईपीएस का अमाउंट है वो 10C फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको दे दिया जाता है। और साथ में उसको अगर वो स्कीम सर्टिफिकेट के लिए 10C में ऑप्शन आता है कि आप विड्रॉल के लिए ले रहे हैं या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए। मेंबर स्कीम सर्टिफिकेट के लिए लेता है तो उसको स्कीम सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये मेंबर है जिसकी मेंबर आईडी ये है और इसके लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले रहा है। तो एज ए मान लो आप एक तरीके से एफडी उसकी हो जाती है कि इसका इतना कंट्रीब्यूशन था, वो अब जॉब छोड़ भी देता है और 58 साल का हो जाता है और वो स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। या फिर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, स्कीम सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उसके जो नॉमिनी है या उसके फैमिली मेम्बर्स है जो अप्लाई करते हैं फॉर्म, इसके लिए जो पेंशन के लिए जो फॉर्म होता है वो 10D होता है। 10D अप्लाई करते हैं तो उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको फॉर्म 31 बता दिया, फॉर्म 10C बता दिया, एक फॉर्म 10D बता दिया और एक सेकेंड इसको हटाओ, एक फॉर्म 19 होता है। तो फॉर्म 19 अप्लाई करके ये इसका जो मेंबर का अकाउंट है वो क्लोज़ कर दिया जाता है और इसमें जो इसका ईपीएफ का अमाउंट है वो विड्रॉ कर दिया जाता है। ये ईपीएफ के अमाउंट के विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 अप्लाई किया जाता है। एक फॉर्म 13 होता है, फॉर्म 13 वो ये टू ट्रांसफ़र मेंबर आईडी कैसे कि जैसे मान लो एक मेंबर है वो इस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा था, यहाँ उसकी एक मेंबर आईडी अलग थी, अब वो यहाँ से छोड़ के दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में चला गया, यहाँ इसकी मेंबर आईडी अलग है, लेकिन ये दोनों मेंबर आईडी इसके यूएन से कनेक्ट रहती है। तो इसमें इसको कुछ बेनिफिट मिले होंगे, जैसे इसकी सर्विस काउंट हुई होगी कि यहाँ इसने 2 साल काम किया, इसका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ये है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन ये है। तो वो फॉर्म 13 अप्लाई करके ये जो मेंबर आईडी की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें ट्रांसफ़र करवा देता है। तो जैसे कि 2 साल काम किया है तो ये 2 साल इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे अब आगे 3 साल करता है, टोटल 5 साल जो, तो वो ट्रांसफ़र अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म 13 अप्लाई करता है। और जो ईडीएल आई है, जो हमने स्कीम पढ़ी ईडीएल आई, वो फॉर्म 5IF होता है। तो इतनी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि यूएन है कितने डिजिट्स का होता है, 12 डिजिट्स का होता है और 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है। जो एम्प्लॉयर का है उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करता है और ये पूरा एम्प्लॉय का ईपीएफ में चला जाता है। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी आई गेस। आई होप ये काफ़ी जितने मैंने ये बनाए थे स्लाइड्स उससे ज़्यादा मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है कि बहुत बार मिटा भी दिया है। तो ये जो स्लाइड है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूँगा। और ये एआई बड़ी काम की चीज़ है। तो अब देखो इसने एग्ज़ाम रिलेवेंट फैक्ट्स भी, वन लाइनर्स भी बना दिए थे। ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस करी ली। ये रहा एडीएलआई कंट्रीब्यूशन 0.5% और 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी होते हैं। यूएन भी बता दिया उसमें 12 डिजिट्स का होता है, हमने देख लिया है। और ईपीएफ फैक्टर इसमें ईपीएफ स्कीम है, एक ईपीएस स्कीम है, एडीएलआई इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में कि ये तीनों दिया था और एक कुछ और दिया था कि कौन सी वाली ईपीएफ 1952 में स्कीम नहीं है और वो वाली सेलेक्ट करनी थी। ये तीनों उसमें ऑप्शन में थे। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आया था। पेनल्टीज़ हमने देख ली है, मिनिमम पेंशन देख ली, 7 लाख देख लिया, रिटायरमेंट है जो सुपर एनुएशन 58 ईयर्स हो गया। अब एक 2-4 एमसीक्यू भी डाल दिए उसने, तो देखो सॉल्व करते हैं। आंसर मत देखना भाई, आंसर मत देख लिया होगा लेकिन तुमने आंसर मत देखना। इस वाले को कैसे देखा हुआ है सेकंड को, इसको मैं छुपा दूंगा। तो अब देखो अंडर द एम्प्लॉयज़ ईपीएफ जो भी है एक्ट 1952, ये यार इसको हटाऊँ, नहीं है सब्सक्रिप्शन के पैसे। 1952 एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग हाउ मैनी और मोर पर्सनस। स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, 20 पर्सनस से ज़्यादा है तो उस पर मैंडेटरी है। अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दी है। एम्प्लॉय 20 और मोर पर्सनस वॉलेंट्री कवरेज, अगर 20 से ज़्यादा है तो वॉलेंट्री कवरेज। और वाह अंडर सेक्शन 1 सब क्लोज 4 वाला, इसको मैं छुपाऊंगा, इसको देखने नहीं दूंगा। अरे दिख गया, अच्छा है इधर दे रखे हैं एक ऑप्शन, ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखते हैं विच ऑफ, ये देखो हाँ 2012 में ये सवाल पूछा जिसका मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि प्रीवियस ईयर में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ नॉट फ्रेम्ड अंडर द ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम ये वाली है, ये वाली है। एम्प्लॉयज़ टेस्ट इसको छोड़ो अभी। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस हमने पढ़ ली, ईडीएलआई हमने पढ़ ली। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, बी वाला, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इसमें नहीं थी। देखिए आंसर भी इसमें दे रखा है।
क्वेश्चन 3, जो सीबीटी है उसका चेयरमैन कौन होता है? मैंने बताया यूनियन लेबर मिनिस्टर, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर होता है, लेबर मिनिस्टर होता है, वो इसका चेयरमैन होता है, जो सीबीटी का चेयरमैन। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेज वेज सीलिंग फॉर कवरेज अंडर ईपीएफ? ये 15,000 है, ये हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इससे बाहर कोई शायद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इसी से और इसमें से सवाल ज़रूर आएगा पेपर में। इसको आप जितनी बार चाहो, जब तक आपका मन ना भर जाए पूरी तरह, तब तक आपको उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता अगर मैं लिखने बैठता तो आपको रिवीजन में काफ़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने इसको ये ऐसे एआई से प्रिंट ये टाइप करवा के बनवा दिया। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको देते रहिए। जब जब लोग कमेंट करते हैं कि यार, हाँ अभी थोड़ी देर पहले कमेंट आया किसी का कि मैं क्वांटिटिव की जगह क्वालिटेटिव लेक्चर्स ढूंढ रहा था, मुझे ये लेक्चर्स मिल गए, और प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। तो मेरे पास जितना टाइम होता है मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के लेक्चर्स बनाता हूँ, लेकिन जब ऐसे सोचता हूँ यार क्या रहने देता हूँ, क्या काम है फालतू में इतना सब करने, लेकिन फिर जब ऐसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो एक सबसे पहले एक का कमेंट आया, तो उसने कहा कि प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। तो मुझे लगा यार अब मुझे इसको तो कंटिन्यू करना, चाहे इसी एक के लिए करूँ लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो मैं इस लेक्चर से फटाफट रोज़ाना के लगभग रोज़ाना, कोई एक दो दिन मिस हो जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम होता है इसलिए, बाकी मैं रोज़ाना फ्री होती ही शाम को ये लेक्चर रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर देता हूँ अगले दिन के लिए। तो एक दिन का एक्स्ट्रा बना के रख लेता हूँ मैं पहले से ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।